हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो ये वीडियो में सीएस एग्जीक्यूटिव जून 23 स्टूडेंट्स को मैं एड्रेस करने वाला हूं और उनका जो सबसे बड़ा सवाल है जो अभी वो फेस कर रहे हैं, जो उनको सबसे पहले अब डिसाइड करना है, नहीं तो उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी, उनकी जर्नी ही स्टार्ट नहीं होगी, वो पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो सवाल है आपका कि सिंगल मॉड्यूल दें या बोथ मॉड्यूल के लिए हम अपियर करें। ठीक है, जो भी CSET नवंबर में पास आउट हो चुके हैं और जो जून 23 में एलिजिबल हैं और अपियर होना चाहते हैं, तो उनको सबसे पहले यही फिक्स करना है, यही डिसाइड करना है कि वो कौन सा ग्रुप देने वाले हैं और उसी के हिसाब से वो प्रिपरेशन करेंगे और उसी से उनकी क्लैरिटी आएगी। ठीक है, देखो एग्जीक्यूटिव में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ टाइम वेस्ट करने के लिए है नहीं। ईईटी में काम चल जाता है, ईईटी में काम चल जाता है, काफ़ी लोगों का चल गया है, बट एग्जीक्यूटिव में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा है, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा है। आए ख्याल में, तो आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और मेरे हिसाब से अगर आप जितना इस डिसीजन को डिले करोगे, आप उतना टाइम एफर्ट ही नहीं दे पाओगे, आप डायलेमा में रहोगे, सोच विचार में आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो अगर आप बहुत अच्छे से हार्डवर्क करना चाहते हो, फटाफट अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो और टारगेट सेट करना चाहते हो सीएस एग्जीक्यूटिव जून 23 के लिए, तो सबसे पहला जो डिसीजन है जो आपको लेना है, क्रूशियल डिसीजन है, वो है कि आपको सिंगल मॉड्यूल के लिए जाना चाहिए या बोथ मॉड्यूल के लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। काफी सारे मैं अपने जजमेंट्स, अपने एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर करूंगा और आपको फिर अपना डिसीजन खुद लेना है। ठीक है, टिपिकली बोथ ग्रुप अगर मैं हम पहले ये डिस्कस करें कि क्या बोथ ग्रुप पॉसिबल हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, बोथ ग्रुप में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 4 इन ग्रुप 1, 4 इन ग्रुप 2। इन टोटलिटी 8 में से 5 रिटन पेपर्स होते हैं और 3 आपके MCQs होते हैं। क्लियर है, ये एक मोटा मोटी आपका ब्रेकअप होता है। इसमें से अगर मैं आपको बताऊं कि कंपनी लॉ बहुत वास्ट होता है, टैक्सेशन बहुत वास्ट होता है, ये 2 सब्जेक्ट्स समुंदर हैं सर, खत्म ही नहीं होते, और ये दोनों ग्रुप 1 में है। ठीक है, मॉड्यूल 2 में आई थिंक सब इक्वल हैं, कोई बहुत बड़ा बहुत छोटा ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, सब मीडियम एवरेज सब्जेक्ट्स हैं, एवरेज कवरेज वाले सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ग्रुप 1 में भी SBC बहुत छोटा है, एवरेज सब्जेक्ट है, JIGL भी लेंथ वाइज एवरेज सब्जेक्ट है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा वास्ट हैं, खत्म ही नहीं होते हैं और इसीलिए बहुत प्रॉब्लम देते हैं हर स्टूडेंट को। ठीक है, तो इसीलिए मेरे हिसाब से 8 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ने बैठो, रेगुलर स्टडी प्लस रिवीजन, ठीक है, दोनों मिला के अगर मैं कहूं, आपको तकरीबन 8 to 9 मंथ्स चाहिए होते हैं। 9 मंथ्स आइडियल टाइम होता है, 9 मंथ्स, प्योर 9 मंथ्स कि जब आप पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और आपके एग्जाम है, प्योर 9 मंथ्स मिनिमम मेरे हिसाब से लगते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंटली बोथ ग्रुप को पास करना चाहते हो तो कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करके, काफी लोग लक आजमाना चाहते हैं, लक के भरोसे पास होना चाहते हैं, तो उसका जजमेंट कोई नहीं बता सकता कि सर हम लक फैक्टर में 2 महीने में पढ़ के दे सकते हैं क्या, तो वो मैं लक वाले एस्टिमेट्स नहीं लगा सकता। ठीक है, मैं मेहनत वाली चीजें बता रहा हूं। ऐसा बच्चा जो समझ के पढ़ना चाहता है, जो कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहता है, अपना करियर इसमें बनाना चाहता है, जिसको अंडरस्टैंडिंग की एक अहमियत पता है कि सिर्फ हमको CS बनना नहीं है, हमको खुद CS बनना है। सिर्फ एक डिग्री आपको नहीं लेनी है, आपको अपने अंदर वो सारी चीजें लानी है कि आप उस काबिल बनो, आपको काम करना है जिंदगी भर। तो अंडरस्टैंडिंग, कवरेज, कंसेप्ट्स, ये अगर आपके लिए मायने रखते हैं तो 9 मंथ्स मेरे हिसाब से बोथ मॉड्यूल के लिए मिनिमम लगते हैं। ठीक है, जो कि आपके पास है नहीं, आपके पास तकरीबन 6 महीने मैक्सिमम ड्यूरेशन जो आपके पास अवेलेबल है, दैट इज 6 मंथ्स। और मेरे हिसाब से अगर कोई बच्चा CSET पास हुआ है जिसका कोई और बैकग्राउंड नहीं है, कोई और बैकग्राउंड नहीं है का मतलब क्या है कि वो LLB नहीं कर रहा, वो ग्रेजुएट नहीं है, वो CA नहीं कर रहा है, वो CMA नहीं कर रहा है, तो ये टाइप के अगर आपके हायर क्वालिफिकेशन या पैरेलल जो दूसरे और कोर्सेज होते हैं कॉमर्स में, अगर इस टाइप के कोर्सेज आप नहीं कर रहे हो, कि काफी लोग करते हैं, काफी लोग LLB में होते हैं सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, काफी लोग CA कर रहे होते हैं, काफी लोग CMA कर रहे होते हैं, काफी लोग ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स होते हैं, तो अलग अलग बैकग्राउंड होता है। अगर आपका कोई बैकग्राउंड है
तो मैं सोच सकता हूं कि यस देयर आर सम चांसेस। जैसे अगर आप एलएलबी हो, एलएलबी सेकेंड ईयर हो या व्हाटएवर, थोड़ा बहुत एलएलबी आपका चालू हो चुका है, 1 साल के ऊपर आपका हो चुका है, तो लॉ से आपका थोड़ा सा रिश्ता बन चुका होता है, लॉ का बेसिक आपको आता है, तो कुछ लॉ में आपको थोड़ा टाइम कम लगेगा। जो नॉर्मल सीएसीटी वाले बच्चे को अच्छा खासा समय लग जाता है, वहीं पे एलएलबी कर रहे बच्चों को थोड़ा इजी जाता है। वहीं आप सीए कर रहे हो तो आपको सीए में एफएम, कुछ कुछ प्रैक्टिकल, टैक्सेशन, ये काफी इजी लगेगा अगर आप इंटर पढ़ चुके हो सीए का। आए ख्याल में? तो ऐसा होता है। बैकग्राउंड है तो शायद 6 महीने में हो सकता है, बट अगर आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, आप प्योर 12th पास आउट हो, आपने सीएसीटी दिया है, आपका कोई और बैकग्राउंड नहीं है, कोई और कोर्स आप परस्यू नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको मिनिमम 9 मंथ्स लगेंगे। ठीक है, तो बोथ ग्रुप देने के फायदे कुछ खास है नहीं एक्चुअली, बहुत एग्जैगरेट किया जाता है, बट सिंगल ग्रुप भी आपने दिया तो कोई इशू नहीं होता। बोथ ग्रुप में सबसे बड़ा फायदा है रैंक, कि आप रैंक ला सकते हो, आप रैंक के लिए एलिजिबल होते हो, क्योंकि रैंक के लिए सबसे बड़ा पैरामीटर होता है कि आपको बोथ ग्रुप एक साथ एक ही अटेम्प्ट में निकालना होता है, और जो बोथ ग्रुप का स्कोर होता है वो देखा जाता है रैंक के लिए। ठीक है, तो आप रैंक के लिए एलिजिबल होते हो, बट बिलीव मी सीएस में रैंक का कोई, समझ रहे हो, कोई ये नहीं है। इधर पासिंग ही इतनी मेहनत करके होती है। आप अगर आसपास देखोगे अपने सीएस एग्जीक्यूटिव, बोथ ग्रुप एक अटेम्प्ट में पास करने वाले ही इतने कम बच्चे होते हैं, उसकी ही सर्टेनिटी इतनी कम होती है, उसका पासिंग रिजल्ट इतना कम होता है कि आप रैंक के सपने देखो और उसके वजह से अटेम्प्ट पोस्टपोन करो, ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, जो काफी बच्चों के मन में सवाल है कि क्या हम सर दिसंबर 23 दे दे बोथ ग्रुप और हम रैंक के लिए हम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता इतना वर्थ वाइल है। उसमें रिस्क बहुत है और बेनिफिट मुझे नहीं लगता कुछ खास है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कुछ खास फायदा है। मुझे, मेरा जितना एक्सपीरियंस है, 10 साल का ऑलमोस्ट मेरा एक्सपीरियंस होते आ रहा है कंपनी सेक्रेटरी को पढ़ाते हुए स्टूडेंट्स को, कि यहां आगे बढ़ते रहना जरूरी है, यहां आगे बढ़ते रहना जरूरी है। कहीं बस स्टक हुए ना तो आप कभी भी कोर्स छोड़ सकते हो, क्योंकि निगेटिविटी इतनी जल्दी आपको चकड़ लेती है। आसपास आपको हर इंसान नेगेटिव लगता है कि यार ये चाहता है कि मैं कंपनी सेक्रेटरी छोड़ दूं। समझ रहे हो, ये बहुत होता है। 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, जब आप कहीं स्टक हो जाते हो ना, तो आप सीएस बनोगे कि नहीं ये भी सर्टन नहीं होता है। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में आप रैंक के लिए कुछ ये मेरे हिसाब से करना ज्यादा सही नहीं है। आप जो भी एग्जाम दो, सिंगल ग्रुप दो, बोथ ग्रुप दो, जो भी आप एग्जाम दो, आपको बस पास करनी है। मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए हर कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट का, कि उसको कहीं भी फेल नहीं होना है, उसको कहीं भी स्टक नहीं होना है, बस आप आगे बढ़ते जाओ, आप बन जाओगे। आए ख्याल में? तो मेरे हिसाब से अटेम्प्ट स्किप करके रैंक के लिए आप वो करोगे, वो इतना वर्थ वाइल नहीं है, मैं वो पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा। ठीक है, तो जून तो देना ही है, अटेम्प्ट स्किप करना इतना आसान नहीं होता है। आज आप मन बना लोगे, पर रह रह के बच्चों को ख्याल आते हैं, फिर पेरेंट्स का एक ओपिनियन होता है, भाई बहनों का ओपिनियन होता है, सीनियर्स का एक ओपिनियन होता है, तो इतना आसान नहीं है कि एक एलिजिबल अटेम्प्ट आप स्किप करके आगे जाओगे। थेरोटिकली सोचना आसान है, प्रैक्टिकली जब आप एक डिसीजन ले लेते हो, रह रह के आपको वो सवाल मन में सताएगा और आपको बार बार इच्छा होगी कि नहीं यार मैं एग्जाम फॉर्म भर देता हूं, नहीं मैं ये देख के देखता हूं। ऐसा होता है, इट्स वेरी नेचुरल। इसलिए कह रहा हूं कि अटेम्प्ट स्किप करने का सोचो ही मत, वो आप नहीं कर पाओगे। और रैंक, सिर्फ रैंक के क्राइटेरिया के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो जून तो देना ही है, और जून मतलब बोथ आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि मिनिमम 8 to 9 मंथ्स तो मिनिमम चाहिए। अगर आपको हार्ड वर्क के बेसिस पे प्रॉपर पढ़ के, समझ के, कवरेज करके, मेहनत करके एक काबिल कंपनी सेक्रेटरी बनना है, तो आपको 8 to 9 मंथ्स तो मिनिमम लगते हैं। सिलेबस ही इतना वास्ट है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक मॉड्यूल ही दे पाओगे। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप कौन सा दे सकते हो, दोनों दे सकते हो। आज अगर मैं स्टार्ट करता हूं तो जून तक मेरा मॉड्यूल 1 भी हो जाएगा। 6 मंथ्स इज इनफ फॉर मॉड्यूल 1 ऑल्सो, एंड मॉड्यूल 2 के लिए तो है इनफ। तो ये आपके ऊपर है, आप सोचो कि दोनों में से कौन सा पहले मॉड्यूल देना है। तो ऐसा कोई सीक्वेंस होता नहीं है कि मॉड्यूल 1 है तो पहले ही देना होता है, मॉड्यूल 2 है तो बाद में देना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप देखो, हिस्टोरिकली अगर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बताऊं तो मॉड्यूल 2 ज्यादा फेवरेबल रहा है, कि मैं खुद मॉड्यूल 2 ही पढ़ाता हूं, और ओवर द इयर्स ये इतना वैलिडेट हो गया है, अभी ओवर द इयर्स इतना वैलिडेट हो गया है
कि हर दूसरा टीचर आपको यही अभी सजेस्ट करेगा, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट है, आपके फेवर में ही वो सजेशन है कि पासिंग रिजल्ट जब आप देखोगे, पास जितने भी न्यू सिलेबस के, करंट सिलेबस के आपके एग्जाम हुए हैं, हर बार मॉड्यूल 1 के मुकाबले मॉड्यूल 2 का जो पासिंग रिजल्ट है वो डबल है। तो अगर मॉड्यूल 1 का 8% पासिंग रिजल्ट है, 100 में से 8 बच्चे मॉड्यूल 1 पास हो रहे हैं, तो वहां मॉड्यूल 2 का पासिंग 15 से लेके 16% तक होता है। हर बार ऑलमोस्ट डबल रिजल्ट आता है मॉड्यूल 2 का। तो इट्स वेरी सेफ फॉर स्टूडेंट्स टू अपीयर फॉर मॉड्यूल 2 फर्स्ट। अब कुछ होते हैं खतरों के खिलाड़ी, नहीं सर मुझे तो मॉड्यूल 1 ही देना है, तो उनको मैं एक बस बात बता देता हूं जो मैंने अभी आपको बताई है, रिपीट कर रहा हूं। अगर आप स्टक हो गए तो आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपने ताव ताव में, जोश जोश में मॉड्यूल 1 पहले सोचा, विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी सजेशन ऑफ एनी सीनियर और टीचर, जस्ट आपको ऐसे ही टफ चीजें पहले करने की इच्छा होती है, तो आपको मैं वही बता दूं, इतना कम रिजल्ट है। अगर आप स्टक हो गए तो आप कभी उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकल पाओगे, हमेशा आप ग्रुप 1 ही देते रह जाओगे। और बिलीव मी, ऐसे इतने सारे बच्चे मैं जानता हूं जो 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं और सिर्फ मॉड्यूल 1 ही दे रहे हैं, क्योंकि आपको बाद में भी यही सजेशन मिलेगा कि आपने मॉड्यूल 1 दिया है, अब आप मॉड्यूल 1 ही रिपीट करो। क्योंकि हर बार क्या होता है, आप रिजल्ट तक वेट करते हो। सबसे बड़ी गलती जो एक सीएस का स्टूडेंट आज कर रहा है वो है कि वो रिजल्ट तक वेट करता है, और रिजल्ट में सर लगते हैं 2 से 2.5 महीने, जो कि बच्चा एप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है कि यार 2 से 2.5 महीना मैं क्यों वेट करूं। अगर मेरे पेपर अच्छे गए हैं तो मैं पास होऊंगा ही, और अगर मेरे पेपर खराब गए हैं तो मैं क्यों वेट कर रहा हूं। बच्चे उनको ऐसा एक्सक्यूज यूज कर रहे हैं कि मेरा पेपर खराब गए हैं तो मुझे पता है ना, दुनिया को थोड़ी पता है, मेरे पेरेंट्स को थोड़ी पता है। तो लोग बेवकूफ बना रहे हैं, बेसिकली पेपर खराब होने के बावजूद वेट कर रहे हैं, एक फॉल्स होप क्रिएट कर लेते हैं मन में कि शायद मैं पास हो जाऊं। अरे लिख के ही नहीं आए हो तो पास कैसे हो जाओगे भाई, कैसे पास हो जाओगे। तो वो बच्चा टाइम वेस्ट करता है, और रिजल्ट तक अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया ना, फिर रिजल्ट के बाद अगली एग्जाम में फिर 2.5 महीने बचते हैं। 2.5 से 3 महीने में फिर से आपको प्रिपेयर करना होता है, तो आप एक मॉड्यूल ऐड भी नहीं कर पाओगे। तो ये ट्रैप है। वेलकम टू सीएस एग्जीक्यूटिव, ये एक ट्रैप है और बच्चे इसमें फंस जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो आपको बस पास होना है, इस ट्रैप में फंसना नहीं है। मैं वो मॉड्यूल 2 के लिए भी कह रहा हूं, मॉड्यूल 2 में आप गए, फेल हो गए, फिर आप वही देते रहोगे, तो ये ट्रैप है। मॉड्यूल 1 में ज्यादा चलता है बिकॉज उसका पासिंग रिजल्ट थोड़ा कम है, और बहुत सारे बच्चे, मैं बता रहा हूं, भर भर के बच्चे मॉड्यूल 1 ही दे रहे हैं, और अंत उसका वही होता है कि लोग छोड़ देते हैं, सीएसई छोड़ देते हैं। और मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सोच समझ के डिसीजन लो। सिर्फ आपका मन कर रहा है कि मैं मॉड्यूल 1 पहले दे देता हूं, मत करना, ठीक है। और भी टीचर से पूछ लेना, और भी सीनियर से पूछ लेना जो पहले मॉड्यूल 1 दे चुके हैं। काफी बच्चे पास भी होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है, पासिंग परसेंट रिलीज होता है ना, तो वो स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। पासिंग परसेंट 0 नहीं है, 8, 9, 10% आता है। 100 में से 10 बच्चे पास हो रहे हैं आए ख्याल में, लेकिन 90 बच्चे फेल हो रहे हैं 100 में से, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्लियर है। तो मेरे हिसाब से अगर आप जून 23 ही देना चाहते हो, आप मॉड्यूल 2 पहले दे सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल 1 आप दिसंबर में दे सकते हो 23। अब उसमें भी एक कैच है, अब इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका सपोज आप मॉड्यूल 2 चूज करते हो फॉर जून, तुरंत एग्जाम के बाद ही आपको मॉड्यूल 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप फिर ये नहीं कह पाओगे कि नहीं मैं रिजल्ट के लिए वेट करूंगा। पेपर आपके मॉड्यूल 2 के कैसे भी गए हो, कैसे भी गए हो, ठीक है। आपको जैसे ही आपकी एग्जाम होगी, एक आध हफ्ता आपको ब्रेक लेना है, और दिसंबर के लिए मॉड्यूल 1 की भी प्रिपरेशन उसी वक्त स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सबसे बेस्ट प्लान होगा कि आप जून के लिए प्रिपेयर करो। ये दिसंबर से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो फॉर मॉड्यूल 2 फॉर जून 23, और जैसे ही जून एग्जाम कंप्लीट होगा, जून के बस कुछ दिन आप ब्रेक ले लो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपको एक चेंज की जरूरत होती है। हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप गैप लेके 1 जुलाई से आप दिसंबर का प्लान लेके आप मॉड्यूल 1 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट प्लान है, आपका पास होने का चांसेस बहुत ज्यादा है।
पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मॉड्यूल 2 तो देखो निकल ही जाता है, काफ़ी बच्चों का फर्स्ट में निकल जाता है, तो जून में आपका मॉड्यूल 2 निकल सकता है और दिसंबर में आपका मॉड्यूल 1 निकल सकता है। मतलब दिसंबर तक आप एग्जीक्यूटिव पास कर सकते हो, इसके चांसेस मतलब ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू कि अगर आप अटेम्प्ट स्किप करो फिर बोथ मॉड्यूल डायरेक्टली दिसंबर में दो, उसमें ज़्यादा रिस्क है, उसमें ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि एक साल आपको मिल रहा है पर आप पूरा यूज़ नहीं करोगे। यस, पूरा एक साल मिलेगा पर आप यूज ही नहीं करोगे। द मोमेंट आपके मन में बैठ गया कि मेरा एग्जाम एक साल बाद है, आप हर चीज को पोस्टपोन करोगे, आराम आराम से पढ़ोगे, सब आराम आराम से करोगे, और फिर आपकी पढ़ाई डिले होते जाएगी, फिर रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं बचता, फिर कुछ और इश्यूज आ जाते हैं क्योंकि आप सीरियस नहीं हो। जितना एग्जाम दूर रहता है ना उतने एफर्ट्स आप कम मारते हो, और जितना एग्जाम नजदीक है उतना आप एफर्ट्स बहुत ज्यादा लेते हो। आए ख्याल में? तो ये मेरा फाइनल सजेशन है जो मैं आपको बता देता हूं कि जून के लिए आपको मॉड्यूल 2 मेरे हिसाब से ऑप्ट करना चाहिए। कट टू कट टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है आपके पास। 6 months आर गुड इनफ टू पास मॉड्यूल 2 फ्रॉम जीरो बेस। प्रॉब्लम बहुत जाएंगे, ये भी मैं बता दूं, प्रॉब्लम जाएंगे कि अगर आप डायरेक्टली मॉड्यूल 2 पहले दे रहे हो, मॉड्यूल 1 आप स्किप कर रहे हो, तो इसमें प्रॉब्लम जाएगी, बट स्टिल वर्थ है, स्टिल वर्थ है, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही छोटी हैं, आप उसको कवर अप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक आध महीना एक्स्ट्रा है, एक आध महीना आपके पास एक्स्ट्रा है, मैं बता रहा हूं। तो आपको दिक्कत कहां होगी भाई? थोड़ी बहुत दिक्कत सीएमए में होगी। सीएमए में थोड़ा कंपनी लॉ आता है, बार बार कंपनी लॉ आता है, तो कंपनी लॉ आपका पढ़ा हुआ नहीं है, सीएसईटी में है पर बहुत ही छोटा सा पार्ट है, तो थोड़ा आपको कंपनी लॉ पे ज्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, प्रोविजंस को समझने में टाइम ज्यादा देना होगा। आए ख्याल में? एसएलसीएम में भी यही होगा। एसएलसीएम पूरा लिस्टेड कंपनी के लिए, आपको तो कंपनी के बारे में कुछ खास नहीं पता है, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा बेस बनाने में, प्रोविजन समझने में, रह के कंपनी लॉ के रेफरेंसेस, प्रोविजंस का इंटर कनेक्शन आता है, तो डाउट सॉल्विंग और उससे आप कवर अप कर सकते हो। मुझे लगता है एसएलसीएम भी कवर अप हो सकता है, टीचर अगर है साथ दे रहा है, अगर वो कंपनी लॉ भी साथ साथ में आपको बता देता है या डाउट सॉल्विंग में कवर अप करवा लेता है, तो मेरे ख्याल से वो भी जो फ्लॉ होता है वो भी कवर अप हो जाएगा। एफएम तो पूरा अलग ही सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है। ईबीसीएल भी काफी हद तक पूरा नया सब्जेक्ट है, तो आपको दिक्कत सिर्फ होगी, थोड़ी बहुत दिक्कत होगी सीएमए में, बहुत ही नेग्लिजिबल सी दिक्कत है। मेजर इशू जो होगा वो एसएलसीएम में होगा, बट एसएलसीएम में अगर टीचर का सपोर्ट आपको मिल गया तो मेरे ख्याल से वो भी कवरेबल है। आए ख्याल में? तो मॉड्यूल 2 मेरे हिसाब से ज्यादा चांसेस हैं, और काफी बच्चे कर चुके हैं, और वो कमेंट बॉक्स में ऐसी तरह की वीडियो में बता चुके हैं कि सर मैंने आपकी बात मानी थी और मेरा मॉड्यूल 2 फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया है और अब मैं मॉड्यूल 1 की तैयारी कर रहा हूँ। तो काफ़ी वैलिडेशन इसको मिला है ओवर द ईयर्स, तो इसलिए बहुत सेफ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट एग्जाम दे के फर्स्ट में पास होना बहुत कॉन्फिडेंस देगा आपको, और आगे के एग्जाम भले थोड़े टफ होंगे, जैसे मॉड्यूल 1 टफ है थोड़ा, बट स्टिल आप कर जाओगे क्योंकि मॉड्यूल 2 आप पार कर चुके हो। पहली एग्जाम जो आपने जिंदगी में दी एग्जीक्यूटिव की रिटर्न वाली, और पहले में जब पार हो जाओगे ना तो मॉड्यूल 1 ऑलरेडी आप हैंडल कर लोगे उसको। आए ख्याल में? तो ये फायदा होगा। फिर प्रोफेशनल भी आपको थोड़ा आसान लगेगा, हर चीज आसान लगती है अगर आप एक ही बार में पास हो जाते हो तो। आए ख्याल में? तो ये मेरा फाइनल आपका सजेशन है कि यू गो फॉर जून 23 मॉड्यूल 2, एंड इमीडिएटली आफ्टर द एग्जाम, जून 23 के एग्जाम के इमीडिएटली बाद में मॉड्यूल 1 की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर देना, और दिसंबर में आपको मॉड्यूल 1 देना है। ठीक है? आई होप आपका जजमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे, रीजंस, लॉजिक्स सब मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप आप सोच समझ के इसको डिसाइड करेंगे, और पढ़ाई इस डिसीजन को लिए बिना स्टार्ट मत करना। ठीक है? मैं अभी कर लेता हूं स्टार्ट, फिर मैं बाद में सोचूंगा, एग्जाम फॉर्म भरते वक्त सोचूंगा, ऐसा मत करना। आप न इधर के रहोगे ना आप उधर के रहोगे, इसलिए पहले ये डिसाइड करना है सर कि क्या मैं अटेम्प्ट करने वाला हूं। तैयारी उसी के हिसाब से होती है, प्लान उसी के हिसाब से बनते हैं, तो इसीलिए पहले डिसाइड कर लें कि आप क्या अपियर करोगे, जून अपियर करोगे कि दिसंबर अपियर करोगे, सिंगल मॉड्यूल अपियर करोगे कि बोथ करोगे, जो भी आप डिसाइड करो, इट्स अप टू यू, आपकी लाइफ है। सजेशन तो सब लोग देंगे, पर आपको अपने लिए डिसीजन लेना ही होगा। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। डू लाइक माई वीडियो, अगर आपको सजेशन अच्छे लगे हो, डू लाइक माई वीडियो टू इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस,
एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो CSET पास हुए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं। एग्जीक्यूटिव में मैं काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ, EET में नहीं पढ़ाता हूँ, बट एग्जीक्यूटिव में काफ़ी सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो डू शेयर माई वीडियो विथ ऑल योर CSET फ्रेंड्स, ताकि उनको भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी मेरे एक्सपीरियंस का बेनिफिट मिले और वो ये डिसीजन अच्छी तरह से ले पाए। थैंक यू सो मच।